बाबा साहेब अम्बेडकर की वकालत की दुनिया में कितनी धाक थी। किसी का पक्ष लेना और उसे ठीक से प्रस्तुत करना आम बोलचाल की भाषा में किसी की वकालत करना कहलाता है। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक जाने माने वकील भी थे। उन्होंने न केवल अपने मुवक्किलों के लिए वकालत की बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों की भी वकालत की। इसलिए उनकी गिनती आज भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वकीलों में होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर कानून की पढ़ाई की। उन्होंने जीवन भर उसी लक्ष्य के साथ काम किया। उन्होंने वकालत का पेशा पेशेवर उत्कृष्टता या उन्नति के लिए नहीं बल्कि उस दौर में भारत के लगभग 6 करोड़ अछूतों और दबे कुचले दलितों को न्याय दिलाने के लिए चुना था। 14 अप्रैल की उनकी जन्मतिथि के मौके पर हम आपको बताते हैं कि वे वकील कैसे बने और उन्होंने अपने मुवक्किलों के लिए कौन से प्रमुख मामले में पैरवी की और उन मामलों का नतीजा क्या रहा। 1913 में बाबा साहेब बॉम्बे के अल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए थे। इसके लिए उन्हें बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने आर्थिक मदद मिली थी। यह आर्थिक मदद के बदले में उन्हें बड़ौदा के राजपरिवार के साथ एक अनुबंध करना पड़ा था कि अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें बड़ौदा सरकार के अधीन नौकरी करनी थी। साल 1913 में वे अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में उनका परिचय दुनिया भर के विभिन्न विचारकों और उनकी विचारधाराओं से हुआ। उससे उनके सामने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया था। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान कई जगहों पर इस बात का जिक्र मिलता है कि वे 18-18 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, एथिक्स और मानव विज्ञान का अध्ययन किया। 1915 में भारत का प्राचीन व्यापार विषय पर थीसिस प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। 1916 में उन्होंने भारत का राष्ट्रीय लाभांश थीसिस प्रस्तुत की। डॉक्टर अंबेडकर जितना पढ़ रहे थे उतना ही उनके पढ़ने और जानने की भूख बढ़ रही थी। उन्होंने बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से आगे की पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। उन्हें वह अनुमति मिल भी गई। इसके बाद वो अर्थशास्त्र और कानून की उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए लंदन पहुंचे। उन्होंने अर्थशास्त्र में शिक्षा के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जबकि कानून की पढ़ाई के लिए ग्रेस इन में नामांकन लिया। 1917 में बड़ौदा सरकार की छात्रवृत्ति समाप्त हो गई और अफसोस के साथ उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इस बीच उनके परिवार को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति को देखते हुए ही अंबेडकर ने भारत लौटने का फैसला लिया था। अनुबंध के मुताबिक उन्होंने बड़ौदा सरकार के लिए काम करना शुरू कर दिया। वहां उन्हें अन्य कर्मचारियों से अत्यधिक जातिगत भेदभाव सहना पड़ता था। यहाँ तक कि बड़ौदा में रहने के लिए जगह ढूंढने में भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फिर उन्होंने बम्बई वापस लौटने का फैसला किया। बड़ौदा सरकार के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरे पिता ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इस जगह काम मत करना। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वहाँ मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। वर्ष 1917 के अंत में अंबेडकर बम्बई पहुँचे। वहाँ उन्होंने सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया। कहने की जरूरत नहीं है कि वे वहाँ जल्दी ही लोकप्रिय प्रोफेसर हो गए। वे हमेशा बड़ी तैयारी के साथ पढ़ाने के लिए जाते थे। उनकी तैयारी ऐसी होती थी, कक्षा से बाहर के छात्र भी उनके लेक्चर सुनने के लिए आते थे। 1919 में उन्होंने अछूत समाज की मुश्किलों को साउथ ब्रो कमीशन के सामने प्रस्तुत किया। इस मौके पर उनकी प्रतिभा की झलक सबको दिखी थी। 1920 में उन्होंने अछूतों की दुर्दशा को दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से मूकनायक समाचार पत्र की शुरुआत की और आधिकारिक तौर पर एक तरह से अछूतों की वकालत शुरू की। लेकिन चूंकि सिडेनहम कॉलेज की नौकरी सरकारी थी, इसलिए उन पर कई तरह की पाबंदियां भी थी। इसके चलते ही उन्होंने 1920 में प्रोफेसर पद से त्यागपत्र दे दिया और सीधे दलित मुक्ति के संघर्ष में कूद पड़े। इसी साल यानी 1920 में मांडव में जाति बहिष्कृत वर्गों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें हिंसा भड़क गई थी। छत्रपति शाहूजी महाराज ने कहा था कि बाबा साहेब शोषितों और वंचितों के नेता होंगे और यह बाद में सच साबित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को अब तक यह एहसास हो गया था कि दलितों से जुड़े मुद्दे बेहद जटिल हैं, इसलिए उस पर काम करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर वकालत करनी होगी और विधायिका में भी उन मुद्दों को ठीक से उठाना होगा। यही सोचकर वे कानून की डिग्री हासिल करने दोबारा लंदन पहुंचे। सितंबर 1920 में लंदन पहुंचने से पहले ही वे भारत में दलित नेता के तौर पर पहचान बना चुके थे, यानी उन्हें अपनी चुनौती और भूमिका दोनों का एहसास था। इसलिए लंदन में रहने के दौरान उनका झुकाव कभी ड्रामा, ओपेरा, थिएटर जैसी चीजों के प्रति नहीं हुआ।
वे अपना अधिकतम समय पुस्तकालय में बिताते थे। किफायत से रहने के लिए लंदन में वे हमेशा पैदल चलते थे। खाने पर पैसे खर्च ना हो, ये सोचकर वे कई बार भूखे रह जाते थे, लेकिन पढ़ाई पर उनका पूरा ध्यान लगा रहता। लंदन में बाबा साहेब अम्बेडकर के रूममेट होते थे स्नातक। वे अम्बेडकर से कहते, अरे अम्बेडकर, रात बहुत हो गई है, कितनी देर तक पढ़ते रहोगे, कब तक जगे रहोगे, अब आराम करो, सो जाओ। लेफ्टिनेंट धनंजय कीर की लिखी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी में इसका जिक्र मिलता है। अम्बेडकर अपने रूममेट को जवाब देते, अरे मेरे पास खाने के लिए पैसे और सोने के लिए समय नहीं है, मुझे अपना कोर्स जल्द से जल्द पूरा करना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे यह पता चलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने लक्ष्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे। 1922 में कानून के सभी पाठ्यक्रम पूरे करने के बाद उन्हें ग्रेज इन में ही बार का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया और अम्बेडकर बैरिस्टर बन गए। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि बाबा साहेब ने एक ही समय में 2 पाठ्यक्रम पूरे किए थे। ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में उच्च अर्थशास्त्र की डिग्री भी हासिल की। 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उनकी थीसिस को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। एक ही वर्ष में वे डॉक्टर और बैरिस्टर बन गए थे। उनका दिल व्यथित होता था, वे गरीबों का केस मुफ्त में लड़ते थे। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर का घर गरीबों के लिए आशा का केंद्र बन गया था। एक दिन उनकी पत्नी रमाबाई जब घर में नहीं थी तो 2 मुवक्किल आए। अम्बेडकर ने न केवल उन्हें दिन का खाना खिलाया बल्कि रात में खुद अपने हाथों से बनाकर उन्हें खाना परोसा। वे खाना पकाने की कला में भी पारंगत थे। समाज में दलित समुदाय की स्थिति कैसी है, इस बारे में ब्रिटिश सरकार के सामने पक्ष रखने के लिए 1928 में साइमन कमीशन के सामने गवाही देने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को चुना गया था। जिस दिन उन्हें ये गवाही देनी थी, ठीक उसी दिन उन्हें एक महत्वपूर्ण मामले में थाने के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपने मुवक्किल का पक्ष रखना था। अगर डॉक्टर अम्बेडकर उस मुकदमे में उपस्थित नहीं होते तो शायद उनके कुछ मुवक्किलों को फांसी की सजा मिलती। इससे गरीब और उपेक्षितों के बीच ये संदेश जाता कि अम्बेडकर वक्त पर काम नहीं आए और इसका मलाल उन्हें जीवन भर रहता। दूसरी ओर डॉक्टर अम्बेडकर इस दुविधा में थे कि अगर साइमन आयोग के सामने गवाही देने के लिए नहीं गए तो देश के करोड़ों लोगों की पीड़ा को दुनिया के सामने रखने का मौका हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में उन्होंने न्यायाधीश से अनुरोध किया कि अभियुक्तों के बचाव को अभियोजन पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। अमूमन होता यह है कि अभियोजन पक्ष का भाषण पहले होता है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना पक्ष पहले रखने की अनुमति दी गई। डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी में धनंजय कीर ने लिखा है, बचाव के लिए दिए गए तर्कों की सटीकता और उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन मामलों में अधिकांश अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। हालांकि जब न्यायाधीश ये फैसला सुना रहे थे तब डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन के सामने देश के दलितों की स्थिति पर अपना पक्ष रख रहे थे। डॉक्टर R.D. कर्वे उस समय के नामचीन समाज सुधारक थे। वह महिलाओं के स्वास्थ्य और यौन शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। आजादी से पहले भारत में यौन शिक्षा के बारे में बात करना लगभग असंभव था। कई जगहों पर उनकी सार्वजनिक तौर पर आलोचना होती थी। डॉक्टर कर्वे को रूढ़िवादी समाज के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ कि अपनी मासिक पत्रिका समाज स्वास्थ्य के जरिए वे समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी तरफ से मामला लड़ना स्वीकार किया। ये 1934 की बात है। अम्बेडकर ने इसके जरिए यह संदेश दिया कि कोई समाज सुधारक अपने काम के कारण अकेला है तो वे उसके साथ हैं। समाज स्वास्थ्य पत्रिका में यौन शिक्षा पर लेख प्रकाशित हुआ करते थे। अदालत ने उनसे पूछा कि पत्रिका में दी गई जानकारी अश्लील और तोड़ मरोड़ कर पेश की गई थी, इस पर उनकी क्या राय है। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, अगर कोई यौन समस्याओं के बारे में लिखता है तो उसे अश्लील नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने अपनी दलील देते हुए यह भी कहा था, अगर लोग अपने मन के सवाल पूछते हैं और इसे विकृति मानते हैं तो केवल ज्ञान ही विकृति को दूर कर सकता है, यदि नहीं तो यह कैसे दूर होगा। इसलिए उन सवालों के जवाब डॉक्टर कर्वे को देना चाहिए। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर यह मामला हार गए थे, लेकिन कहा जाता है कि उनकी प्रगतिशील सोच और मदद के चलते कर्वे आखिर में ये मामला जीतने में कामयाब हुए थे। देश के दुश्मन केस में बाबा साहेब की भूमिका को समझने से पहले 1926 में सामने आए इस मामले को समझते हैं। दिनकर राव जावलकर और केशव राव जदे गैर ब्राह्मण आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से थे।
उस समय ब्राह्मण समुदाय के लोग सामाजिक सुधारों का विरोध कर रहे थे। इस प्रबल विरोध के कारण रूढ़िवादियों ने महात्मा फुले की आलोचना भी की थी। महात्मा फुले को क्राइस्ट सेवक भी कहा जाता था। इन बातों के विरोध में दिनकर राव जावलकर ने देश के दुश्मन नामक पुस्तक लिखी और केशवराव सधे ने इसका प्रकाशन किया। इस पुस्तक में लोकमान्य तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर को देश का दुश्मन बताया गया। उन्हें और भी कई विशेषण दिए गए, जिससे तिलक के समर्थक नाराज हो गए और उन लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुकदमा पुणे में चला और निचली अदालत ने सधे जावलकर को सजा सुनाई। जावलकर को 1 साल की सजा सुनाई गई, जबकि सधे को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई। इस सजा को चुनौती दी गई और अंबेडकर इस मामले में वकील बने। जब डॉक्टर अंबेडकर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वे देश के दुश्मन पुस्तक पढ़ चुके हैं। इस मामले को पुणे सेशन कोर्ट में जज लॉरेंस की अदालत में सुना गया। अंबेडकर ने एक पुराने मानहानि केस का हवाला देकर यह केस लड़ा। उन्होंने जज फ्लेमिंग के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी मामला समान था, क्योंकि शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति मानहानि का दावा करने वाले शख्स का दूर का रिश्तेदार है, इसलिए इस मामले में भी सजा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये शिकायत ही दर्ज नहीं हो सकती थी। पहले के मामले का गहन अध्ययन करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अदालत के सामने अचूक दलीलें पेश की और दोनों की सजा माफी हो गई। स्पष्ट भाषा में अभिव्यक्त करने की क्षमता हो, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में हाजिर जवाबी हो। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक एक अच्छे वकील में सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। वकालत के चलते ही डॉक्टर अंबेडकर को पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने का मौका मिला था। उन्होंने लोगों के दुख को करीब से देखा था, इसलिए जब वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख बने तो उनके अनुभव का लाभ पूरे देश को मिला। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने तत्कालीन बम्बई के सरकारी लॉ कॉलेज में व्याख्यान दिया था। आज भी ये व्याख्यान हमारे देश के कानून को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 1936 में बाबा साहेब ने ब्रिटिश संविधान पर यह व्याख्यान दिया और कुछ साल बाद उन्होंने इस देश का संविधान लिखा। ये महज एक संयोग नहीं है, बल्कि यह दलितों के अलावा संपूर्ण समाज के उद्धार के लिए डॉक्टर अंबेडकर की तपस्या का फल है। इसलिए उनकी वकालत न केवल अदालतों में बल्कि देश के कोने कोने और दुनिया भर में बेजुबानों की आवाज बन गई है। जब भी मानवता, समानता, भाईचारा और लोकतंत्र के मूल्यों की बात आती है तो डॉक्टर अंबेडकर का योगदान याद आता है।